हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम टाइप्स ऑफ एरर के फर्दर एरर भी समझेंगे, उसके कॉन्सेप्ट देखेंगे। आइए, प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको मीनिंग कराया था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या होता है। उसमें मैंने आपको दो चीज समझाई थी। एक समझाया था एरर ऑफ ओमिशन और एक समझाया था एरर ऑफ प्रिंसिपल। आज हम बात करने जा रहे हैं एरर ऑफ कमीशन की। इसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, एरर ऑफ कमीशन की। देखेंगे हेडिंग एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या कहता है? देखिए, ओमिशन के बारे में हमने पढ़ा था, तो ओमिशन क्या कह रहा था? ओमिशन कह रहा था कि भाई अगर आप कोई एंट्री करना ही भूल गए पूरी की पूरी, या फिर कुछ पार्ट ऑफ द एंट्री भूल गए हैं, तो उसको एरर ऑफ ओमिशन में डाला। दूसरा हमने कहा कि एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर कोई रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है और आप उसको कैपिटल मान लेते हैं, तो वो एरर ऑफ प्रिंसिपल में आ जाता है। या फिर अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई चीज है और आपने उसको रिवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया, तो वो आपके पास एरर ऑफ प्रिंसिपल में आ जाता है। तो प्रिंसिपल क्या है, ये आ गया। सर ये क्या है, ओमिशन क्या था, वो समझ में आ गया। बट सोचो सोचो, मेरे को श्याम के अकाउंट में डालना था और मैंने गलती से राम के अकाउंट में डाल दी एंट्री। ये कहाँ आएगा? सोचो, मुझे 50,000 डालना था, मैंने 5,000 डाल दिया। ये कहां पर आएगा? मैंने कैरी फॉरवर्ड करने में गलती कर दी। पिछले साल टोटल करा तो 50,000 रुपए था और उसको कैरी फॉरवर्ड करने में 49,000 कर दिया, तो कैरी फॉरवर्ड मिस्टेक कहां पर आएगी? दोस्तों, ऐसी सारी एरर्स को हम कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। देखिए, मैं एक लिस्ट लिखता हूं और वो लिस्ट से जितनी भी एरर्स है वो इस लिस्ट में एरर में ये एरर ऑफ कमीशन माना जाएगा। लिखेंगे एरर ऑफ कमीशन रेफर टू दोस error of commission refer to those error which arise due to wrong entry, which arise due to wrong recording, which arise due to wrong posting, wrong carry forwarding, wrong casting of subsidiary book, और wrong balancing। और भी बहुत कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। अब देखिए, इसके भी यहाँ पर हमें ना क्वेश्चंस करना होगा, अदरवाइज ऐसे हम कर नहीं पाएंगे। तो एक क्वेश्चन से समझेंगे, एक कोई भी मॉड्यूल का एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, उससे हम करते हैं ये क्वेश्चन। रॉन्ग रिकॉर्डिंग, पहले मैं इन चीजों को समझा देता हूं आपको। रॉन्ग रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है? रॉन्ग रिकॉर्डिंग का मतलब होता है कि आपने अकाउंट में गलती कर दी। राम की जगह पर श्याम के अकाउंट में डाल दिया, सोहन की जगह पर मोहन के अकाउंट में डाल दिया, या फिर 50,000 की जगह पर 60,000 डाल दिए, या फिर 65 की जगह पर 56,000 डाल दिए। तो जब इस तरीके की एरर होते हैं, उसको रॉन्ग रिकॉर्डिंग कहा जाता है। आपने रिकॉर्ड करने में ही गलती कर दी। अब आ जाता है अगला पॉइंट, रॉन्ग पोस्टिंग। पोस्टिंग का मतलब ये हुआ कि हमने पोस्ट करने में गलती करी है। एंट्री मैंने पास करी थी, जब मैं लेजर में पोस्ट करा था वहां गलती हो गई। मैंने एंट्री पास करी सही, मैंने कहा भाई परचेज करी था, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मैंने एंट्री पास करी, बस जहां परचेज बुक में जाना चाहिए था वहां गलती से मैंने सेल बुक में डाल दिया। रॉन्ग पोस्टिंग कहते हैं इसे। रॉन्ग कैरी फॉरवर्डिंग का मतलब होता है, आपने देखा होगा, अब तो ये रॉन्ग कैरी फॉरवर्डिंग की कोई गलती होती नहीं है, मैनुअली जब होता था तब होती थी। क्योंकि मैनुअली में क्या होता था, हम जब एंट्री एक रजिस्टर में पास करते थे, बेसिकली अकाउंटिंग किसमें होती है, रजिस्टरों में होती थी। अब रजिस्टर में हम एंट्री पास करें, रजिस्टर भर गया, एक पेज भर गया। अब एक पेज से दूसरे पेज में हमें कैरी फॉरवर्ड करना होता था अमाउंट। भाई रजिस्टर के पेज होते ही कितने, कितनी एंट्री आ जाएगी उसमें? ये रजिस्टर का पेज है और ये दूसरा पेज है। अब यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 एंट्री करी और यहाँ भर गया, तब इसका टोटल मैंने करा। अब ये टोटल जो भी आएगा उसको मैं पहले ओपनिंग बैलेंस ही डालूंगा रजिस्टर में। तो ये जो कैरी फॉरवर्ड कर रहा था, यहाँ पर गलती हो गई।
अब ये मैनुअली में कैरी फॉरवर्ड की गलती होती थी, यहां पर कोई कैरी फॉरवर्ड की गलती नहीं होगी भैया। टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर कभी कोई रजिस्टर होना पड़ेगा, उसमें तो जितनी मर्जी एंट्री पास कर दो, वो तो रजिस्टर लंबा है, वो खत्म ही नहीं होता, इनफाइनाइट रजिस्टर है जब तक आपकी हार्ड डिस्क खत्म नहीं होगी। तो जब तक हम कह रहे हैं कि रॉन्ग कैरी फॉरवर्डिंग का मतलब क्या है, एक पेज से जो दूसरे पेज में हम अमाउंट ट्रांसफर करते थे, कैरी फॉरवर्डिंग कहते थे, और यहां पर ट्रांसफर करने में यहां 50 था, वहां गलती से 51 कर दिया, इस तरीके की भी कैरी फॉरवर्डिंग की गलती होती है। इसके बाद आपने देखा होगा कई सारी सब्सिडरीज बुक होती है। सब्सिडरी बुक मतलब कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, कैश रिटर्न, सेल रिटर्न, इस तरीके की बहुत सारी सब्सिडरी बुक होती है, आपने पढ़ा होगा। अब इन सब्सिडरी बुक का हम क्या करते थे, टोटल करते थे। टोटल करते थे, हमने क्या करते थे, टोटल करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सेल बुक बनाई, तो मैंने यहाँ पर इसका टोटल करा, यहाँ टोटल करा, यहाँ लिख दिया बाय बैलेंस सीडी। तो टोटलिंग में जब आप गलती कर देते हो, टोटल करने का बोलते हैं कास्टिंग। क्या कहते हैं, कास्टिंग। तो टोटलिंग में जब आप गलती करते हो, तो यहाँ पर भाई इसका टोटल करने पे गलती हो गई, इसका तो सर बैलेंस में नहीं कह रहा मैं, ये जो बाय बैलेंस सीडी होता है उस पर नहीं कह रहा सर, टोटल करने में गलती कर दी, टोटल करने में गलती कर दी, इसको रॉन्ग कॉस्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक कहते हैं। मतलब टोटल का कास्टिंग का मतलब था टोटल करने में गलती कर दी, अमाउंट के टोटल करने में यहाँ पर गलती हो गई। पर सर टोटल में गलती नहीं हुई, मैं यहाँ पर आ रहा था, यहाँ पर आएगा 50,000 और यहाँ पर था कुछ अमाउंट, अब यहां से यहाँ बैलेंसिंग निकाला और इस बैलेंसिंग लिखने में गलती हो गई, मतलब बाई बैलेंस सीडी या बाई बैलेंस बीडी, इनमें आपने इसको निकालने में गलती कर दी, दैट इज कॉल्ड रॉन्ग बैलेंसिंग। तो दोस्तों ये कुछ एरर्स होते हैं जो हमारे कहां पर आते हैं, एरर ऑफ कमीशन में आते हैं। सबके मतलब समझा दिए मैंने आपको, सब कुछ क्लियर हो गया, समझ में आ गया, इसको बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन करते हैं मॉड्यूल का, और उस मॉड्यूल के क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं एरर ऑफ कमीशन क्या है। उसके बाद हम कहेंगे कंपनसेटिंग एरर, उसके बाद कंपनसेटिंग एरर करेंगे, एंड फिर डायरेक्टली स्टेजेस ऑफ दी उसमें चलेंगे। अब जो नए मॉड्यूल है उसमें सर क्वेश्चन है ही नहीं, बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन दिए हुए, नई मॉड्यूल बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन, नया मॉड्यूल इंस्टीट्यूट ने अच्छा बनाया नहीं, लिमिटेड क्वेश्चन रखे हुए हैं। कोई बात नहीं, जितने हैं उसमें से ट्राई कर लेते हैं। सीखने से मतलब होना चाहिए। और सर जब पेपर के अंदर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन आता है, डेप्रिसिएशन क्वेश्चन आता है, बिल ऑफ एक्सचेंज का आता है, फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आ रहा है, सर ये इसमें आप खुशकिस्मत समझो, क्योंकि आप कब से पढ़ते हुए आ रहे हो, 11th क्लास से। डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बिल ऑफ एक्सचेंज, बीआरएस, फाइनल अकाउंट, एनपीओ, ये 11th 12th बीकॉम फाउंडेशन सब जगह पढ़ा है। अगर आप इनको पढ़कर भी गलती कर रहे हो ना, तो मतलब आपके पढ़ने में कहीं ना कहीं कमी है, आपके पढ़ने में कहीं कहीं कमी है। मैं आपको एक रियलिटी बताऊं, फाइनल अकाउंट जो आपने 11वीं में पढ़ा था, सीबीएसई बोर्ड से जो होंगे और बाकी अलग अलग बोर्ड में तो डिफरेंट 12वीं में पढ़ा होगा, पढ़ा जरूर होगा। फाउंडेशन में जो फाउंडेशन तो पढ़ा होगा, डायरेक्ट एंट्री आए एक्सक्यूज नहीं दे सकते, बीकॉम में पढ़ा हुआ, तो कहीं ना कहीं फाइनल अकाउंट पढ़कर आए हुए हो। भाई इंटरमीडिएट में जो फाइनल अकाउंट है और ये बाकी जगह पर 11वीं 12वीं फाउंडेशन, आपके पास इधर बीकॉम, इनमें जो फाइनल अकाउंट है 1% का चेंज नहीं है, 1% का चेंज, ज्यादा चेंज क्या होगा, 1-2 एडजस्टमेंट एक्स्ट्रा हो जाएगी, वो होगा। सर मैं पढ़ाऊंगा आपको फाइनल अकाउंट रिवीजन में, देखना किस तरीके से कराऊंगा आपको, कितनी सारी एडजस्टमेंट होती है। सर तब भी अगर आप नहीं कर रहे ना, तब भी फाइनल अकाउंट की गड़बड़, पेपर में आता है फाइनल अकाउंट, तब भी आप गलती कर रहे हो, तो मतलब कहीं ना कहीं आपके पढ़ने में गलती है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी में गलती है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देखता हूं, मैं अकाउंट रट रहे होते हैं। मैं आज भी कह रहा हूं आपसे, फाइनेंशियल अकाउंट पढ़ने का मजा तभी है जब आपका बेस बहुत अच्छा होगा। अगर आपका बेसिक अच्छा है ना, तो आप फाइनेंशियल अकाउंट में आपको मन लगेगा पढ़ने। 11th क्लास में मेरा बेसिक बहुत बेकार था फाइनल अकाउंट, तो एक टीचर थे मेरे, भैया कहता था उनको मैं, उन भैया ने मुझे कहा देख भाई, फाइनल अकाउंट कोई भी अकाउंटिंग अगर आप करेगा, अकाउंट तेरी, हाँ अगर तू कॉमर्स लाइन में है ना, तो अकाउंट को छोड़ नहीं सकते, तो अकाउंट तेरी हर पढ़ाई पर अकाउंटिंग आएगा ही आएगा। मैंने बीकॉम करने की ट्राई करी, उसमें पढ़ाई अकाउंटिंग आया। मैं एमकॉम करने का सोचा, उसमें भी अकाउंटिंग आया। एमकॉम में भी अकाउंटिंग थी मेरी, बीकॉम में भी एक्टिव, सीएमए करा उसमें भी अकाउंटिंग है, फाइनल अकाउंट उसमें भी अकाउंटिंग, फोर्थ ग्रुप में अकाउंटिंग, हर जगह अकाउंटिंग से घिरा हुआ था। उन्होंने मुझे समझाया कि भाई कुछ भी कर ले, तो कोई भी कोर्स कर ले, अकाउंटिंग आनी ही आनी। तो मैंने कहा भैया मुझे तो समझ ही नहीं आता बेसिक में, कहाँ डेबिट करूँ, क्यों कब क्रेडिट होता है, ये मेरी 11th के अंदर बहुत बेकार अकाउंटिंग थी मेरी, अच्छी कैसे हुई। उन्होंने भैया ने मुझे पता क्या करा,
उन भैया ने मुझे बताया कि भाई देखो अकाउंटिंग हर जगह है, अभी भी वक्त गया नहीं है, अगर तू पढ़ना चाहता है मैं तेरे को बेसिक से पढ़ाने को रेडी हूँ। उन भाई ने मुझे 3 महीने पढ़ाया बेसिक से। हालांकि उस टाइम पे फीस कितनी होती थी, 500-600 रुपए महीने की मैं दे देता था, उनके घर चले जाता था। उन्होंने मुझे बेसिक से अकाउंटिंग पढ़ाई। अब जब उन्होंने मुझे बेस अच्छा कर दिया ना मेरा, तो मुझे मजा आने लगा पढ़ने में। मुझे मजा, आज मुझे 8 साल हो गए अकाउंट पढ़ाते हुए, 8 साल लगभग हो गए। इतना मजा आता है अकाउंट पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। कब आता है? क्योंकि आपका बेस बहुत अच्छा है, आपको चीजें पता है कि यार ये डेबिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है। कभी भी आप जब अकाउंट में फंसते हो ना, या रटने की कोशिश करते हो या कोई चीज समझ नहीं आती, वो इसलिए समझ नहीं आती क्योंकि उससे पहले की चीजें समझ नहीं आई। मुझे साइंस में कुछ नहीं आता। अब कोई डी क्लास का बच्चा ही मुझसे कहेगा ना भैया साइंस में चीजें बता दो, मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरा बेसिक दूसरी क्लास का तीसरी, जब भी पहली बार साइंस पढ़ी तब बेसिक क्लियर नहीं। अब मैं कुछ भी कह रहे मुझे आएगा नहीं समझ, वो जो कोई मुझे नई चीज भी सिखा देगा तब भी समझ नहीं आएगा। इसलिए बेसिक बहुत जरूरी। इसलिए जब मैं अपने पेड क्लास लेता था, मैंने 31 आवर्स लगाए, 11वीं क्लास की बुक पढ़ाई है मैंने अपने अकाउंट में, इधर फाइनेंशियल अकाउंट में। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आते हैं मेरे पास पेड में जिनका बेसिक क्लियर नहीं होता। 31 घंटे लगाकर मैंने अपना बेसिक समझा है, इसलिए मेरी क्लास 200 घंटे के पार की है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। 31 घंटे में तो बेसिक पढ़ाया है मैंने। ये डेप्रीशिएशन जो आपने 5 घंटे में पढ़ा के आया ना, इसके लिए 15 घंटे लगाया, क्योंकि यही तो बेस है। अगर यही नहीं आएगा तो आगे नहीं कर पाओ। इसलिए मेरे बेसिक बेसिक में 80 घंटे हैं। इस वजह से जो बड़े बड़े चैप्टर है ना, उनमें इतना टाइम नहीं लगाया मैंने, क्योंकि बेसिक अच्छा हो गया। जो बेसिक पार्ट है, जैसे कि बेसिक ऑफ अकाउंटिंग हो गया, जितना भी बेसिक 11वीं का बेसिक है, प्लस डेप्रीशिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बिल ऑफ एक्सचेंज, इस तरीके के फाइनल अकाउंट और एनपीओ, ये है बेसिक चैप्टर। अगर ये आ गया आपको तो आप कोई भी अकाउंटिंग कर लोगे, क्योंकि फाइनल अकाउंट आ गया मतलब नॉमिनल नेचर सीख लिया आप। और इन्हीं इन्हीं में 100 घंटे लगा रखे मैंने, इन्हीं चैप्टरों में 100 घंटे। सोचो आप, 100 घंटे इन बेसिक को समझाने में लगाए। कैसे नहीं लगाया? बच्चा 82 नंबर लेकर आया। दो बच्चे ऐसे हैं जो 82 मार्क्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लेकर आए, क्योंकि बेस बहुत अच्छा था। अब जो बच्चा पढ़ेगा ही नहीं वो तो फेल होगा, ये तो क्लियर है ना आपके दिमाग में, भाई मैं नहीं पढ़ रहा तो मैं तो फेल होऊंगा, सिंपल सी बात है यार। तो ये चीज है सर, बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं बार बार इसमें ये करता हूं, मैं स्टूडेंट के दिमाग में जो चीज नहीं भी आती ना, वो भी निकाल के लाता हूँ कि देखो ये सोचा नहीं ना तुमने, सोचो अगर ये हो जाता तो क्या होता। ये होता है सर। इसलिए मैं स्टूडेंट को बताता हूँ कि नंबर्स ऑफ आर कितने हैं, क्या कहते हैं, वो स्टूडेंट में से क्लास खरीदते टाइम हमारे स्टाफ से पूछता है कि कितने घंटे, वो कहता है 200, वो हिट जाता है, कहता है 200 घंटे, ये कैसे होगा? आपका बेसिक क्लियर है, 100 घंटे गए आपके, 100 ही घंटे में कर लो पूरा एडवांस। ये चीज होती है दोस्त। पर वो बच्चे से मैं कहता हूँ कि भैया मत करो ऐसा, बेसिक पढ़ लो, बहुत अच्छी चीज है। वो छोड़ देता है तो वो फंस जाता है आगे क्वेश्चन। देखिए रेक्टिफिकेशन एरर में क्वेश्चन ही नहीं है सर, क्या करे? छोड़ो, एक काम करते हैं, अभी तो मैं ऐसे करा देता हूँ, बट मैं अपनी बुक से करा दूंगा। आप 2016 सिलेबस की बुक है मेरी बुक में, स्कैनर 2016 सब इंक्लूड है, तो मैं तब करा दूंगा। अभी के लिए मैं आपको इस तरीके से करा देता हूँ, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ और उस क्वेश्चन के हिसाब से करा देता हूँ। ठीक है जी। चलिए कुछ एग्जांपल समझाने के लिए देते हैं, अभी तो है नहीं बुक क्वेश्चन, तो इसमें से कुछ एग्जांपल लेता हूँ। गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन ऑफ ₹5,000 बट रिकॉर्डेड एज 50,000। अब ये एंट्री है दोस्तों, गुड्स परचेज करा 5,000 मोहन से। अब जब भी आप गुड्स खरीदते हो, अब बच्चे ये समझ रहे गुड परचेज करता है, वो कहता है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गलत, परचेज टू कैश नहीं होगा भाई, यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट होगा। जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं और किसी के नाम से गुड्स परचेज करते हैं, कहीं पर लिखा है कैश, अगर कहीं पर नाम आ जाता है तो ऐसे केस के अंदर वो उधार पे खरीदा होता है। इसलिए हम परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए खर्चा है, और मोहन को क्रेडिट करते हैं क्योंकि वो क्रेडिटर है। तो सही एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट 5,000 से, और आपने एंट्री कर दी 50,000 से। आपने कितने से एंट्री कर दी? 50,000 से। एंट्री सही करी है, एंट्री में कोई गलती नहीं है, अमाउंट में गलती कर दी। परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट ये होगा। सर परचेज डेबिट क्यों हुआ है? क्योंकि खर्चा है। और मोहन क्रेडिट क्यों हुआ है? क्योंकि क्रेडिटर है, क्रेडिटर उधार पे लिया है ना, पैसा वापस देना होगा। सर 50,000 से एंट्री पास कर दी, कितने से रिकॉर्ड कर दिया? 50,000 से। और अगर आप
तो 5,000 से रिकॉर्ड कर रहा था, तो आपने कितना ज्यादा कर दिया, कितना ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया, 45,000, उतने से खत्म कर दो। ये आपकी है रॉन्ग एंट्री। और करेक्ट एंट्री के लिए क्या करना होगा, अगर आपने 45,000 दोनों में ज्यादा दिखा दिए तो दोनों को रिवर्स कर दो। सर मोहन को 45,000 से क्रेडिट ज्यादा दिखाया है, मोहन को डेबिट कर दो, मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज। ऐसा करने से क्या हुआ, रिवर्स करने से जो ज्यादा दिखाया था वो ऑटोमेटिकली कम कर देंगे, 45,000 45,000। ठीक है सर, कुछ बेसिक एग्जांपल। गुड सोल्ड टू रोहन ऑफ रुपीज 10,000 but recorded recorded in रोहन अकाउंट। अब भैया मैंने गुड्स बेचा रोहन को, फिर से नाम आ गया, इसका मतलब मैंने उधार पे बेचा। अगर गुड्स मैं रोहन को बेचता हूं तो सही एंट्री होनी चाहिए थी, रोहन को डेबिट करेंगे क्योंकि रोहन हमारा डेटर है, उससे हमें पैसा लेना है। और टू सेल, सेल मेरी इनकम हो गई, इसलिए एंट्री होनी चाहिए थी रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। पर रोहन की जगह पर कहां डाल दिया, सोहन के अकाउंट में डाल दिया। कहां डाल दिया दोस्तों, सोहन के अकाउंट में डाल दिया। तो रोहन डेबिट होना चाहिए था और आपने सोहन को डेबिट कर दिया, तो आपने रॉन्ग एंट्री क्या कर। सर रॉन्ग एंट्री ये हुई, रॉन्ग एंट्री ये हुई कि सोहन अकाउंट डेबिट कर दिया सर, जबकि सोहन का तो बात ही नहीं हुई, हमने तो रोहन को बेचा है, एंट्री ये कर दी 10,000 10,000। ठीक है, अब सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सर सही एंट्री होनी चाहिए थी रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल। हमने तो रोहन को बेचा है ना, तो रोहन हमारे लिए डेटर होना चाहिए, रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल। अब कहानी ये है कि होनी चाहिए थी ये, कर दिया आपने ये, इसका मतलब आपने सोहन को डेबिट कर रखा है, जो कि सोहन आना भी नहीं चाहिए था, सोहन डेबिट नहीं होना चाहिए था, और सोहन की जगह पर रोहन डेबिट होना चाहिए था, यही तो होना चाहिए था। ये एंट्री करिए आपने एक्चुअल में, ये होनी चाहिए थी, ये हमारे दिमाग में है, ये होनी चाहिए थी, ये करी है। तो सोहन डेबिट कर रखा है, ये नहीं होना चाहिए था। सोहन को ठीक करने के लिए क्या करूं, सोहन को कैंसिल कर दो, तो रेक्टिफाई एंट्री होगी, भाई सोहन को हमने कैंसिल कर दिया हटाकर, है ना, क्योंकि डेबिट हो रखा था और ये होना भी नहीं चाहिए। और जो रोहन होना चाहिए था उसको कर दो, तो रोहन अकाउंट डेबिट टू, और सेल से सेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि सेल जो क्रेडिट करा है वो एक्चुअली में भी क्रेडिट ही होना चाहिए था, इसलिए सेल की एंट्री ठीक है, रॉन्ग में भी सेल ठीक की जगह पर, गलती हुई है सिर्फ इस अकाउंट में। राइट, समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये बेसिक है, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है, आपके पास एरर ऑफ कमीशन कहा जाता है। ठीक है सर, एक एग्जांपल और ले लेते हैं बस समझने के लिए। मशीन परचेज ऑफ रुपीज 50,000 फ्रॉम मोहन बट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सर हमने मशीन खरीदी थी 50,000 रुपए की, मोहन से खरीदी थी मशीन, और आपने उसको कैश बुक में डाल दिया। मतलब सही एंट्री क्या है, आपने गलत एंट्री क्या करी, मशीन तो खरीदी तो मशीन अकाउंट तो डेबिट किया आपने, जबकि मशीन उधार पे खरीदी गई है मोहन से, और आपने इसको कहां पर कर दिया, कैश बुक में डाल दिया। मतलब एंट्री पास कर दी मशीन टू कैश, जबकि होनी चाहिए थी मशीन अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। तो सही एंट्री अब इस बार रेक्टिफाई खुद करो, इस बार रेक्टिफाई खुद करो, सीधा रेक्टिफाई एंट्री पास करो। कैसे होगा, अब ये सोचो कि सही एंट्री आपने गलत एंट्री क्या करी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया। मशीन तो डेबिट होना चाहिए था, वो तो ठीक है गलत एंट्री में, पर टू कैश नहीं होना चाहिए था, टू कैश की जगह पर कैश क्रेडिट कर दिया, होना चाहिए था मोहन क्रेडिट। अब आपने क्रेडिट किया क्या, कैश, होना क्या चाहिए था, मोहन क्रेडिट होना चाहिए था। मशीन में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वो मशीन डेबिट करा है, वो होनी भी चाहिए थी। तो गलती कहां पर है कि कैश को क्रेडिट कर दिया, जबकि मोहन क्रेडिट होना चाहिए था, जो क्रेडिट करा उसको डेबिट करके कैंसिल कर दो। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमने इसको क्रेडिट कर रखा था 50,000 से, कैश को कम कर दिया था, जबकि कैश में खरीदा ही नहीं है, उधार पे खरीदा। तो मोहन को लायबिलिटी बना लो, मोहन को क्रेडिटर बना लो, मतलब क्रेडिटर नहीं बोलते, वेंडर कहते हैं,
जब आप गुड्स उधार पे खरीदते हो तो क्रेडिटर कहा जाता है उस पर्सन को, और जब आप एसेट उधार पे खरीदते हो तो उस पर्सन को वेंडर कहा जाता है। देखो जी, ये कुछ बेसिक चीजें आपको मैंने डिस्कस करी। इसके बाद आता है यहाँ पर अब कंपनसेटिंग एरर। सर मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना अभी आपको, कंपनसेटिंग एरर। अभी मैं आपको ना एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें तीनों स्टेजेस कराऊंगा, तो तीनों स्टेजेस आपको समझ में आ जाएगी। ये तो बेसिक चीज है, तीनों स्टेजेस जब मैं के क्वेश्चन जब कराऊंगा तो वहां पर भी हम और प्रैक्टिस अभी कर लेंगे। कंपनसेटिंग एरर क्या होता है? कंपनसेटिंग, देखो नाम में ही क्या है, कंपनसेट करना है। कंपनसेटिंग एरर मतलब एक एरर का इफेक्ट दूसरे एरर पे खत्म हो। ध्यान दीजिएगा इसको, है ना, देखना इसके अंदर कंपनसेटिंग एरर आर दोज एरर, compensating error are those error in which effect of one error, effect of one error is nullify the effect of another error, nullify the effect of another error। ध्यान से देखिएगा, कंपनसेटिंग एरर क्या कहता है? कंपनसेटिंग एरर कहता है हमने दो गलती करी, एक एक एंट्री में भी गलत करा और दूसरी एंट्री में भी गलत करा। अब ये हुआ कि जो पहली एंट्री जो हमने गलत करी उसका जो इफेक्ट है वो हमारी दूसरे एरर की गलती से खत्म हो गया उस इफेक्ट। लेट सपोज एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने कोई एरर करा जिससे ना डेबिट साइड पे 1000 रुपए ज्यादा आ गया। एक गलती करी, एक एरर हुआ जिससे डेबिट साइड पे 1000 रुपए ज्यादा आ गया, ठीक है। अब मैंने दूसरी मिस्टेक कर दी, दूसरी गलती करी, उसमें डेबिट साइड पे 1000 रुपए ज्यादा दिखा दी। तो एक एरर पे 1000 रुपए कम दिखाए और एक एरर पे 1000 रुपए ज्यादा दिखा दे, मतलब एक में 1000 रुपए आना चाहिए था आपने नहीं दिखाया, और एक में 1000 रुपए नहीं आना चाहिए था आपने दिखा दिया, और दोनों डेबिट में हुआ। अब इसमें ज्यादा दिखा दिया और इसमें कम दिखाया, तो क्या हुआ सर? हमारा ये एरर कंपनसेट हो गया, क्योंकि एक गलती में 1000 कम दिखाया जबकि 1000 आना चाहिए था, और दूसरी गलती में 1000 रुपए ज्यादा दिखा दिया जबकि नहीं आना चाहिए था। तो ये जो ज्यादा दिखाया इसने कंपनसेट कर दिया पहले वाला एरर को। गलती तो है, गलती तो है दोस्तों, दोनों ही गलत है। मैं ये नहीं कह रहा कि कंपनसेट कर दिया तो रॉन्ग एंट्री खत्म हो गई, नहीं, दोनों ही गलत है। बट कंपनसेट करने से हुआ क्या? ट्रायल बैलेंस मैच हो गया। आप एरर फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे ट्रायल बैलेंस बनाने पर, वो मैच करेगा, वो एग्री करेगा। कंपनसेटिंग एरर का यही है, ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाता है इसमें, क्योंकि आप फाइंड नहीं कर पाएंगे। कैसे फाइंड करेंगे? ट्रायल बैलेंस का टोटल बराबर आएगा तो पता नहीं चलेगा गलती, क्योंकि एक गलती ने दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर दिया। ट्रायल बैलेंस में राम अकाउंट में डालना चाहिए थे 1000 रुपए, ठीक है, आपने 1000 की जगह पर डाल दिया 2000, ठीक है जी, ये हो गया, आपने ज्यादा दिखा दिया। और श्याम अकाउंट में डालने चाहिए थे 3000 और आपने 3000 की जगह 2000 दिखा दिया, तो एक जगह कम करा एक जगह ज्यादा कर दिया, तो देखो दोनों ही डेबिट है, तो इफेक्ट तो वही आया। अगर मैं 3000 1000 डालता तो तब भी टोटल 4000 आता, मैंने दो दो डाल दिया तब भी टोटल रॉन्ग। एक गलती ने दूसरी गलती के इफेक्ट को खत्म कर दिया, इसलिए हम कहते हैं इसको कंपनसेटिंग एरर। ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाता है, ट्रायल बैलेंस टोटलिंग में मैच कर जाता है, आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे इसको, एरर को। आपको वैसे एरर फाइंड आउट करना पड़ेगा बिल्कुल देखकर, एक एक एंट्री चेक करके। ट्रायल बैलेंस के बेस पर एरर फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, इधर ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाता है। ट्रायल बैलेंस इज एग्री इन दिस एरर, इन दिस एरर ट्रायल बैलेंस इज एग्री। इस एरर में ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाता है। एग्री होने का मतलब है बराबर आ जाता है। मैं एग्जांपल लेता हूं और फिर आप इस एग्जांपल को ठीक करेंगे। देखिए रॉन्ग में फिर कह रहा हूं, कंपनसेट कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि एंट्री गलत, एंट्री सही हो गई, एंट्री तो रॉन्ग है, हम उसको ठीक करना होगा। पर दो गलत एंट्री ने आपस में अपने आप को कंपनसेट कर दिया, पर है वो दोनों गलत, हम उसको दोनों को ठीक करेंगे, इसलिए कहा कंपनसेटिंग एरर। श्याम अकाउंट वाज डेबिटेड, श्याम अकाउंट वाज डेबिटेड बाय 100 इंस्टेड ऑफ 1000, while Ram account was debited by
1000 इंस्टीड ऑफ 100। अब बात वो हो गई कि भैया देखो श्याम के अकाउंट में 100 रुपए डेबिट कर दिए, जबकि श्याम अकाउंट 100 से नहीं 1000 से डेबिट होना चाहिए था, 100 से नहीं 1000 से होना चाहिए था। एंट्री रॉन्ग एंट्री में क्या हुआ देखो ये हुआ। सिर्फ श्याम और राम का देखते हैं भाई, श्याम अकाउंट को डेबिट करा 100 से, होना चाहिए था 1000 से, आपने 100 करा। दूसरे वाले में रॉन्ग क्या हुआ, राम अकाउंट को डेबिट करा, राम अकाउंट का डेबिट करा 1000 से, पर राम होना चाहिए था 100 से। अब जब ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस बनाया तो राम के अकाउंट में हमने दिखाए कितने 1000 रुपए, और श्याम के अकाउंट में कितने दिखाए 100 रुपए, तो टोटल करा था कितना आया 1100 रुपए। बात समझ में आ गया। अब मैं इसको रेक्टिफाई करता हूं। रेक्टिफाई करने पे ये होगा कि श्याम अकाउंट जो 100 रुपए से दिखाया है आना चाहिए था 1000 से, तो आप 900 से और बढ़ाओगे, तो इधर रेक्टिफाई एंट्री में क्या होगा, श्याम को हम 900 से और बढ़ा देंगे। श्याम अकाउंट हम क्या करेंगे 900 से और बढ़ा देंगे, 900 जोड़ देंगे इसमें। 100 तो जोड़ा था, 1000 आना चाहिए था, 100 ही जोड़ा, 900 और जोड़ दो। और दूसरे का रेक्टिफाई होगा कि राम अकाउंट 1000 से डेबिट कर दिया, जबकि 100 रुपए से होना चाहिए था, तो 900 रुपए एक्स्ट्रा कर दिया आपने, इसलिए राम अकाउंट को क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। बाकी अभी इसका दूसरा इफेक्ट भूल जाओ, राम अकाउंट को क्या कर देंगे क्रेडिट, मतलब दूसरी एंट्री भूल जाओ, अभी सिर्फ इसी पे ध्यान दो। राम अकाउंट क्या कर देंगे 900 रुपए से क्रेडिट कर देंगे। अब जब मेरा ट्रायल बैलेंस बनेगा तो यहां पर राम की जगह पर 900 क्रेडिट करा तो यहां पर 100 बच गया, और शाम में 900 रुपए और जोड़ दिए तो यहां पर कितना आ गया 1000 आ गया। 100 तो पहले थे ना, 1000 हो गया, तो अब भी कितना आया 1100। सही करने के बाद भी 1100 और गलत में भी 1100, क्योंकि एक एंट्री दूसरी एंट्री का इफेक्ट खत्म कर रही है, यही समझाना चाह रहा था मैं आपको। अब सर एंट्री पूरी कैसे करेंगे, सर एंट्री पूरी करने के लिए देखो राम के अकाउंट में 100 रुपए दिखाया, जबकि राम अकाउंट 1000 से आना चाहिए था, तो 900 कम दिखाए, तो 900 बढ़ा दिए। अब क्रेडिट में क्या लो टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि और दूसरा अकाउंट है ही नहीं, वन साइडेड एरर है, सस्पेंस अकाउंट खुलेगा। सिमिलरली राम के अकाउंट को डेबिट करा 1000 से होना चाहिए था 100 से, तो 900 एक्स्ट्रा डेबिट कर दिए, तो क्रेडिट कर दूंगा राम अकाउंट को 900 से, और डेबिट में क्या डालूंगा, डेबिट में डालूंगा सर आपके पास सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि ये भी वन साइडेड एरर है। तो एंट्री होगी श्याम टू सस्पेंस और सस्पेंस अकाउंट टू राम, अगर आपको सस्पेंस अकाउंट ओपन करने को कहा है तो, और स्टेज नंबर 2 है तो। अभी समझ नहीं आ रहा है स्टेज 2 है ये, बट कॉन्सेप्ट आपको ये क्लियर हो गया। तो ये हमारे 4 एरर थे, इन चारों एरर का समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं स्टेजेस के ऊपर। सर इधर देखिए मैंने आपको क्या लिखवाया, अब एक एक क्वेश्चन तीनों स्टेज का करेंगे और खत्म हो जाएगा सर हमारा चैप्टर। इधर ध्यान दीजिएगा, स्टेजेस ऑफ एरर। स्टेजेस ऑफ एरर का मतलब होता है बिफोर प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, बट बिफोर फाइनल अकाउंट और आफ्टर फाइनल अकाउंट। अब मुझे बताओ स्टेजेस के बारे में समझाता हूं मैं आपको। स्टेजेस ऑफ एरर, स्टेजेस ऑफ एरर क्या होता है, देखिए मैंने यहां से चालू करा, ये मेरा बिगिनिंग ऑफ ईयर है, ठीक है जी। अब बिगिनिंग ऑफ ईयर में मैंने इस पर्टिकुलर ईयर तक, यहां तक मैंने यहां पर क्या क्या करा, मैंने यहां पर ये करा, सबसे पहले मैंने जनरल एंट्री पास करी, ठीक है जी। मैंने फिर लेजर अकाउंट बनाए, और लेजर अकाउंट बनाने के बाद मैंने ट्रायल बैलेंस बना दी, और ट्रायल बैलेंस इस डेट पे बनाए। लेट सपोज कि ये डेट है 1 जून को, 1 जून को मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया, इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, जनरल एंट्री करी, लेजर करी, और यहां पर 1 जून को बनाना है मुझे ट्रायल बैलेंस, ठीक है सर। 1 जून को ट्रायल बैलेंस बनाना है। अब आगे बढ़ जाते हैं, 31 मार्च को ये साल मेरा खत्म हो गया, एंड ऑफ ईयर। 31 मार्च को यहां बनेगा फाइनल अकाउंट, यहां मैंने बनाया फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट बोले तो क्या होता है सर, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, पीएनएल प्लस बैलेंस शीट, ये होता है जी फाइनल अकाउंट का मतलब। पीएनएल प्लस बैलेंस शीट, ये होता है फाइनल अकाउंट का मतलब। तो मेरा साल शुरू हुआ, समझ लीजिए स्टेज को बहुत इंपॉर्टेंट है। साल शुरू हुआ बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, और 1 जून को मैंने ट्रायल बैलेंस बनाना है, 1 जून को ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा, और साल के एंड में फाइनल अकाउंट बनाऊंगा। अब मेरी बात सुनना भाई, मैंने ना गलती कर दी, मैंने कुछ एरर करा, ध्यान सुनो, कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया ना तो ये तीनों स्टेज आपको क्लियर हो जाएगी। ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, ध्यान दीजिएगा। मैंने गलती करी, मेरी एरर हो गया, अब मैं उस एरर को ढूंढ रहा हूं, और मुझे वो एरर मिल गया। और कब मिला, वो इस पर्टिकुलर
1 जून से पहले पहले मैंने एरर फाइंड आउट कर लिया। 1 जून से पहले मेरी गलती हो गई थी भाई, भैया मेरी गलती हो गई, मुझसे माफ कर दो वाली गलती हो गई थी मेरी। अब जैसी मेरी गलती हो गई तो मैंने इसको ढूंढने की सोची, फाइंड आउट करने की सोची, मेरे कहाँ गलती होगी, जनरल में एंट्री में हो गई, लेजर में हो गई, पोस्टिंग करने में गलती हो गई, जनरल एंट्री रिकॉर्ड करने में गलती हो गई, ये सब चीजें गलती हो गई। अब जब मैंने अपनी गलती, मैं एंट्री कर रहा था करता तो मुझे गलती फाइंड आउट पड़ी चली, एरर फाइंड आउट हो गया। तो वो एरर फाइंड आउट कब हुआ? वो एरर फाइंड आउट तब हुआ जब मैंने ट्रायल बैलेंस अभी बनाया नहीं था, उससे पहले ही मैंने अपने एरर को फाइंड आउट कर लिया। इसको कहते हैं स्टेज नंबर 1। बिफोर प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस आप एरर फाइंड आउट करके उसको रेक्टिफाई कर रहे हो। अभी आपका ट्रायल बैलेंस नहीं बना है, आपने एरर फाइंड आउट कर लिया है। इसको क्या कहते हैं? बिफोर प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस। स्टेज नंबर 1 यहां आती है, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने से पहले स्टेज नंबर 1 यहां आती है, बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। समझ में आया क्या है बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस? कि आपने एरर फाइंड आउट कब करा, एरर आपको कब मिल गया? ट्रायल बैलेंस अभी बनाया नहीं है कंपनी ने, उससे पहले एरर मिल गया और मैं रेक्टिफाई कर दूंगा, स्टेज नंबर 1 कहेंगे। स्टेज नंबर 2 कह रहे हैं भैया मैंने एरर जितना मुझे फाइंड आउट करने थे मेरे को मिल गए, मैंने ठीक कर दिया स्टेज नंबर 1 में। अब स्टेज नंबर 2 हो सकती है कि यार आपको एरर पता चला, यार मेरे से गलती हो गई, वो पता चला ट्रायल बैलेंस बनने के बाद। भाई मैं इंसान हूं, मुझे थोड़ी ना पता है कि मैंने कहां गलती करी है। जब मेरे को गलती मिलेगी तभी तो मैं उसको रेक्टिफाई करूंगा। अब गलती कहां मिल सकती है? 3 स्टेजेस में मिल सकती है। या तो आपको एरर मिल गया, आपकी नजर में आ गया वो गलती, और वो कब आया? अरे मैंने अभी ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया यार, चलो बढ़िया हो गया। स्टेज नंबर 1, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही मुझे एरर फाइंड आउट हो गए और मैंने उसको रेक्टिफाई कर दिया। या तो ऐसा स्टेज नंबर 1 हो सकता है, या ये हो सकता है कि आपको भाई ट्रायल बैलेंस आपने बना दिया, आपको गलती नहीं मिली थी, अब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आपको एरर मिल गया। अब तो सर दूसरी स्टेज ये होती है कि गलती जरूरी नहीं है कि स्टेज नंबर 1 में कंपलसरी मिल जाए, आपकी नजर में आनी चाहिए वो गलती, आपको पता चलना चाहिए, वो आप काम करते करते पता लगाओगे भाई मेरे से गलती हो गई, ऐसा करोगे। जब आप गलती कर रहे होते तो आपको पता थोड़ी ना होता है, कब पता चलता है? जब आप कहीं ना कहीं रुक जाते हो, अटक जाते हो, तब पता चलता है अरे यार मैंने यहां गलती कर दी। तो हो सकता है कि आपकी जो एरर है वो आपने आइडेंटिफाई कब करा? ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, पर अभी फाइनल अकाउंट बनाए नहीं थे। तो बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, यहां पर आपको एरर पता चल गया, यहां पर आपने एरर फाइंड आउट करा, जिसको बोलते हैं स्टेज नंबर 2। स्टेज नंबर 2 है आफ्टर ट्रायल बैलेंस एंड बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। स्टेज समझ रहे हो आप? ये होती है हमारी स्टेज नंबर 2 कि भैया मैंने ना ट्रायल बैलेंस बना दिया था, पर अभी मैं फाइनल अकाउंट नहीं बनाया, वो बनाऊंगा, पर उससे पहले मुझे ना क्या मिल गया? एरर मिल गया। और एरर मिल गया तो इसका मतलब कि स्टेज नंबर 2 है, आपने ट्रायल बैलेंस बना चुके हो और वहां पर आप फाइनल अकाउंट नहीं बनाया, तो ये एरर स्टेज नंबर 2 में कंसीडर करा जाएगा कि आपको जो एरर मिला वो स्टेज 2 में मिला। हर स्टेज को रेक्टिफाई करने का तरीका अलग है, इसलिए स्टेजेस बनाई गई, ये है फर्क। अदरवाइज गलती ठीक जहां मिले वहीं ठीक कर दो ना, अदरवाइज गलती जहां मिले वहीं ठीक कर दो। अब डिटेल लॉजिक समझोगे ऐसा क्यों होता है, देखिए वो मैंने आपको समझाया हुआ है ऑलरेडी पेड वाले बैच में, ये तो रिवीजन है। पेड वाले बैच में ऑलरेडी समझाया हुआ है कि हर गलती में, हर स्टेज में अलग अलग एरर फाइंड होता है, तो उसको रेक्टिफाई करने का तरीका अलग अलग क्यों होता है, ये ऑलरेडी मैं लॉजिक डिस्कस कर चुका था पेड में, ठीक है। अभी के लिए हमें रिवीजन करना है। और स्टेज नंबर 3 है कि भैया देखो एरर आपको मिला ही नहीं पूरे साल, आपने फाइनल अकाउंट बना दिया, बैलेंस शीट बना दी, और बाद में पता चला अरे यार पिछले साल तो हमने ये गलती कर दी थी। क्योंकि जब एंड ऑफ द ईयर हो जाएगा, फाइनल अकाउंट बन जाएगा, और बनने के बाद अगले साल ही तो आ जाओगे, 31 मार्च को फाइनल अकाउंट क्लोज होंगे, तो अगले साल 1 अप्रैल को आ जाओगे, तो नेक्स्ट ईयर ये हो गया हमारा नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर में जाकर पता चला अरे हमने पिछले साल तो भैया गलती कर दी थी। अब पिछले साल की गलती पिछले साल तो ना सोल्व होगी, वो तो बीत चुका, तब मैं पिछले साल के फाइनल अकाउंट दोबारा बनाऊं? नहीं सर। तो हम क्या करते हैं, पिछले साल जो गलती हो गई थी और वो हमें पता कब चला? नेक्स्ट ईयर में पता चला। पिछले साल पता ही नहीं चला, नेक्स्ट ईयर में जाके पता चला कि पिछले साल गलती हो गई थी। हो सकता है ना कि आपको पूरे साल गलती का पता ही नहीं चला हो, और कब पता चला? जब मैं नेक्स्ट ईयर की अकाउंटिंग करा था तब पता चला अरे यार पिछले साल गलती हो गई। अब क्या पिछले साल के फाइनल अकाउंट दोबारा बनाऊं? नहीं। तो कहा स्टेज नंबर 3 है, जब आप पूरे फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर क्लोज कर देते हो, उसके बाद जाकर आपको एरर पता हो, तो नेक्स्ट ईयर में उस एरर को ठीक करते हो, इसको बोलते हैं स्टेज नंबर 3।
स्टेज नंबर 3 क्या कहता है? आफ्टर क्लोजिंग फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट क्लोज करने के बाद आपको एरर फाइंड आउट हुआ पिछले साल का, तो उसको आप स्टेज नंबर 3 के तहत क्या करोगे? उसके आप स्टेज नंबर 3 के तहत उसको ठीक करोगे। सभी एरर को ठीक करने का तरीका अलग है। स्टेज 1 में एरर ठीक करने का तरीका अलग होता है, स्टेज 2 में एरर ठीक करने का तरीका अलग होता है, और स्टेज 3 में एरर ठीक करने का तरीका अलग होता है। राइट, चलिए दोस्तों, ये है स्टेजेस ऑफ एरर। मैं अगली क्लास के अंदर आपको एक क्वेश्चन लेकर आऊंगा और उस क्वेश्चन में तीनों स्टेज समझाने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज अभी तो मैं शायद अगली क्लास में तीनों स्टेज बता दूं, या तो ये हो एक ही क्वेश्चन से, या होपफुल अगर तीनों स्टेज मुझे अगली क्लास में बताना होगा तो बड़ी क्लास रखूंगा, 1 घंटे से चले जाएगी पार, तो तीनों स्टेज अगली क्लास में एक्सप्लेन करके चैप्टर फिनिश कर देंगे। इसी में यही है, तीनों स्टेज एक एक बार सब लो। देखिए, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर तभी सीख पाओगे जब इसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाओ। रिवीजन का पर्पस होता है कि आपको एक बार कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी दोबारा से हो जाए, यार इस चैप्टर में था क्या, एक्चुअल में भूल चुका हूं, था क्या। एरर तो ठीक करना आपको आता ही है, गलती तो ठीक करना आपको आनी ही चाहिए। आपने रेगुलर क्लास पढ़ी, रेगुलर क्लास 13-14 घंटे रेक्टिफिकेशन पढ़ा मेरे से, वहां पर आपको पूरे क्लास में क्या पढ़ाया था? यही तो कराया था कि कैसे गलती को ठीक करे, ठीक करे, ठीक करे। रिवीजन में क्या होता है? रिवीजन में ये तो कॉन्सेप्ट कि यार मैं भूल गया हूं कि रेक्टिफिकेशन में था कौन कौन से कॉन्सेप्ट। ये होता है रिवीजन का बेनिफिट कि हमने ये कॉन्सेप्ट पता चल गया, अच्छा ये था क्या, ओहो अब एरर तो मैं फाइंड ही कर लूंगा, रेक्टिफिकेशन एरर भी क्या है, कोई मिस्टेक है उसको ठीक करना तो मुझे आता ही है। पर स्टेज 1 में कैसे ठीक करते हैं, 2 में कैसे करते हैं, 3 में कैसे, एक बार अगर मुझे और भी मिल जाए तो फिर मैं बाकी कर लूंगा। ये चीज होती है रिवीजन का। ठीक है जी, चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज आधे घंटे की रही क्लास, कोई बात नहीं, पर नेक्स्ट क्लास 1.5 घंटे की हो जाएगी, या तीनों स्टेज का एक क्वेश्चन में ही तीनों स्टेज समझाऊंगा, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बस हमारा चैप्टर नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाए। चलिए दोस्तों, क्लास को समाप्त करते हैं, आज की क्लास को यहीं पर। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।